हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं नीट में। कम से कम 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस सिंगल चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को आज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म में। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है कुछ वायरसेस में, बट मोस्टली ये फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर आरएनए। उसका कुछ एडिशनल रोल्स भी होता है, लाइक एडेप्टर जो कि टीआरएनए होता है, वो एडेप्टर की तरह एक्ट करता है। और कुछ स्ट्रक्चरल एंड सम केस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह भी एक्ट करता है। 5s आरएनए आगे हम पढ़ेंगे, वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। अब हम नीचे जाएं तो क्या आता है। सबसे पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए जो है वो लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीएनए की लेंथ जो है वो कैसे डिफाइंड होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उनके जो पेयर होते हैं उनको हम बेस पेयर मिलते हैं। जैसे कि ये ए टी जी सी, ये अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये जो दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियोफेज में जिसका नाम है 5×174, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर होते हैं। इकोलाई में 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए और आरएनए। एक न्यूक्लियोटाइड में जो है 3 कंपोनेंट होते हैं। हेटेरोजेनस बेस, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। 3 पार्ट्स होंगे एक न्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, और एक फॉस्फेट ग्रुप। 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, 2 टाइप के। प्यूरिन्स, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, एजी, ये हैं प्यूरिन्स। और पायरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। साइटोसिन जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर होता है, और थाइमिन जो है वो खाली डीएनए में होता है। यूरेसिल जो है वो आरएनए के अंदर होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोज शुगर के OH ग्रुप से लगा होता है फर्स्ट कार्बन एटम पे, थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। मतलब क्या है इस चीज़ का मतलब है कि पेंटोज शुगर है एक, हमने पेंटोज शुगर बनाई, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है पेंटोज शुगर है, ठीक है। पेंटोज शुगर है ये, इसके फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप के थ्रू लिंक्ड होता है कौन, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में जुड़े हों तो उसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। वो एग्जांपल है एडिनोसाइन। एडेनिन, अगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है पेंटोज शुगर से तो उसको एडिनोसाइन बोलेंगे। या फिर डीऑक्सी एडिनोसाइन, अगर यहाँ पे शुगर जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो उसे डीऑक्सी एडिनोसाइन बोलेंगे। ग्वाइनोसाइन और डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन, ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे। जब फॉस्फेट ग्रुप को हम जोड़ दें 5th कार्बन से न्यूक्लियोसाइड के थ्रू फॉस्फो एस्टर लिंकेज, देन न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये जुड़े होते हैं आपस में 3,5 फॉस्फो डायस्टर लिंकेज से। तो पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में जुड़े होते हैं 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, जिससे डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। और ऐसी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे एक एंड पे जो है फ्री फॉस्फेट मोइटी होती है 5 एंड पे शुगर के, जिसको हम 5 एंड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, और दूसरे एंड पे फ्री OH ग्रुप होता है जिसे हम 3 एंड बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पॉइंट। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी बैकबोन को कौन बनाता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन को जो है शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप बनाते हैं।
नाइट्रोजनल बेस जो है वो शुगर से जुड़ा होता है, जो कि प्रोजेक्ट होता है बैकबोन से। आरएनए में हर एक न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू में एक एडिशनल OH ग्रुप होता है। अब ये देखो, हम देखते हैं आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क होता है। आरएनए में क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होती है उस पे जो एडिशनल OH ग्रुप जुड़ा होता है सेकेंड कार्बन पे राइबोस शुगर के, और यूरेसिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन। अब हम आगे बढ़ते हैं। डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने 1869 में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसने जो है नाम दिया डीएनए को न्यूक्लिन, बट कुछ टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से आइसोलेट करने में लॉन्ग पॉलीमर को, तो जो स्ट्रक्चर है डीएनए का उसको वो नहीं बता पाया था। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पे, जिसको प्रोड्यूस किया था मूरिस विल्किंस एंड रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने। तो एक्सरे डाटा प्रोड्यूस किया था मूरिस विल्किन एंड रोजरलैंड फ्रैंकलिन ने। उसके बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने एक सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल दिया था डीएनए का। अब इनका जो डीएनए हेलिक्स है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बट जो ये बेस पेयरिंग है ये एक ऑब्जर्वेशन दी थी एक साइंटिस्ट ने, एरविन चारगेफ ने, उसके बेसिस पे भी थी। जो रेशियो होता है एडेनिन और थायमिन का और ग्वानिन और साइटोसिन का वो कांस्टेंट होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब एरविन चारगेफ रूल क्या बोलता है, एडेनिन बाय थायमिन और ग्वानिन बाय साइटोसिन, ये रेशियो जो है 1 के बराबर होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ एडेनिन है डीएनए में उतना थायमिन होगा, और जितना ग्वानिन है उतना साइटोसिन होगा। तो दोनों का अमाउंट बराबर होता है। जो बेस पेयरिंग है वो एक वेरी यूनिक प्रॉपर्टी देती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमें एक स्टैंड की सीक्वेंस का पता लगे तो हम दूसरी स्टैंड की सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। ये 2 स्टैंड होते हैं डीएनए के। अगर एक पे एडेनिन है तो दूसरे पे थायमिन होगा, एक पे ग्वानिन है तो दूसरे पे साइटोसिन होगा। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास एक स्टैंड है डीएनए का, वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है नया स्टैंड बनाने के लिए। अब हम साइलेंट फीचर देखते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डीएनए के, जिसको किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो इसकी जो साइलेंट फीचर है वो क्या है कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जिसमें जो बैकबोन होती है वो शुगर फॉस्फेट बनाते हैं, और बेस जो है वो बैकबोन से अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होता है। दोनों चेन आपस में एंटी पैरेलली पोलैरिटी की होती है। एक की पोलैरिटी 5 to 3 डायरेक्शन में होती है, तो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की पोलैरिटी 3 to 5 डायरेक्शन में होती है। 2 स्टैंड में जो बेसिस होते हैं वो पेयर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ फ्रॉम अपोजिट स्टैंड, एंड ग्वानिन जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। आगे देखें तो जो 2 चेन्स होते हैं वो कोइल्ड होती है राइट हैंडेड फैशन में, और जो हेलिक्स की पिच होती है वो 3.4 नैनोमीटर होती है, एंड हर एक पिच के अंदर रफली 10 बेस पेयर होते हैं। जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर के बीच का वो 0.34 नैनोमीटर होता है। 1 बेस पेयर का प्लेन जो है दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर जो है स्टैक करता है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हेलिकल स्ट्रक्चर को। हर एक ऐसे सीढ़ियों की तरह लगे हुए होते हैं बेस पेयर। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो प्रपोजिशन है उसकी सिंप्लिसिटी को एक्सप्लेन किया था फ्रांसिस क्रिक ने थ्रू सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, जो बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रन करते हैं फ्रॉम डीएनए टू आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनता है बाय रेप्लिकेशन, फिर डीएनए से एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन से। कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, उसे रिवर्स सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन की तरफ होगा। अब हम देखते हैं कि डीएनए हेलिक्स की पैकेजिंग कैसे होती है। 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होता है, और डबल हेलिक्स की जो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे लेंथ निकालते हैं, जहाँ पे डबल हेलिक्स की लेंथ निकालनी है अगर डबल हेलिक्स की, तो वो क्या होता है नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर।
तो ये फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का, कितने बेस पेयर हैं और दो बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर विद डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, तो जो डीएनए की लेंथ आई वो कितनी आती है, वो 2.2 मीटर आती है। ये लेंथ जो है वो टिपिकल न्यूक्लियस की जो डायमेंशन होती है उससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह का लॉन्ग पॉलीमर किस तरह से एक न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होगा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर जैसे कि इकोलाई हुआ, उनके अंदर कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए जो है पूरी की पूरी सेल में स्कैटर्ड होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ हेल्ड होता है, मतलब दोनों आपस में गुथे हुए होते हैं एक छोटे से रीजन में, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोइड में वो ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स की फॉर्म में। यूकैरियोट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर एक सेट होता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन का, बेसिक प्रोटीन्स का, जिन्हें हिस्टोन्स बोलते हैं। प्रोटीन के अंदर चार्ज होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमाइनो एसिड रेसिड्यू। हिस्टोन्स जो है रिच होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन में। हिस्टोन जो है ऑर्गेनाइज होते हैं इस तरह से कि एक 8 मॉलिक्यूल की यूनिट बना लेते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप होता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड और एक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम। इसका डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है। ये देखो, ये डायग्राम दे रखा है कि ये हिस्टोन प्रोटीन है पूरा का पूरा और इससे डीएनए रैप्ड है। हिस्टोन ऑक्टामर है पूरा, इससे डीएनए रैप है और साइड में जो है H1 हिस्टोन दे रखा है, इसे हिस्टोन मोनोमर बोलते हैं। इसी पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम बोलते हैं जिसमें डीएनए रैप होता है हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड। एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसके अंदर डीएनए के 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम की जब रिपीटिंग यूनिट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में रिपीट होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे क्रोमैटिन बोलते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेन्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर और ये दिखाई देता है न्यूक्लियोसोम में जो क्रोमैटिन है वो दिखाई देता है एज अ बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन के अंदर दिखाई देता है बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में। बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमैटिन इज पैकेज टू फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स। पैक होके क्रोमैटिन फाइबर्स बनाता है जो फर्दर कोइल्ड एंड कंडेंस होके होते हैं मेटाफेज स्टेज में सेल डिवीजन के क्रोमोसोम्स बनाते हैं। जो पैकेजिंग होती है क्रोमैटिन की हायर लेवल में, उसके लिए हमें एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन चाहिए होते हैं जिन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ रीजन होते हैं क्रोमैटिन के जो लूजली पैक्ड होते हैं, उसको हम यू क्रोमैटिन बोलते हैं, और कुछ रीजन होते हैं जो कि डेंसली पैक्ड होते हैं और डार्क स्टेन करते हैं, उन्हें हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। यू क्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमैटिन होता है और हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो इनएक्टिव होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियन की डिस्कवरी कर दी थी मिशर ने, ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस था मेंडल ने प्रपोज किया था और न्यूक्लियन की डिस्कवरी मिशन ने की थी, दोनों सेम टाइम पे हुआ था। बट उस टाइम तक ये पता नहीं चला था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो इसको पता लगाने के लिए एक साइंटिस्ट आए 1928 में, फ्रेडरिक गिफ्ट। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया में जो निमोनिया कोज करता है। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था ये, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का बैक्टीरिया, उसे कल्चर प्लेट पे ग्रो किया गया। ठीक है, 2 कल्चर प्लेट पे ग्रो किया गया। कुछ प्रोड्यूस करते हैं सनी कॉलोनीज और कुछ प्रोड्यूस करता है रफ कॉलोनीज, क्योंकि जो ऐसे स्टेन वाले होते हैं उनमें जो है स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट होता है और आर स्टेन वालों में नहीं होता। माइस इन्फेक्ट करते हैं। अब एक हमने जो है चूहा लेते हैं, माइस, वो जो साइंटिस्ट होता है ग्रिफ्ट वीक माइस लेता है, उसको दोनों के दोनों बैक्टीरिया, एस स्टेन वाला भी और आर स्टेन वाला भी, दोनों बैक्टीरिया को उसके अंदर हम जो है इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर। तो जो एस स्टेन वाला जब माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस मर जाता है और आर स्टेन वाला माइस के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो माइस लाइव रह जाता है। तो उसने देखा कि जो एस स्टेन है हीट किल्ड से भी बैक्टीरिया को मारने की कोशिश की। उसने देखा जो हीट किल्ड एस बैक्टीरिया है वो माइस में इंजेक्ट होगा तो माइस मर जाएगा। अब हमने जो किया, मतलब ये तो सिंपल एस स्टेन और आर स्टेन लिए पहले, तो जब मर रहा था, जब हमने एस स्टेन को हीट किल कर दिया और
इंजेक्ट किया माइस में, तुम उस वक्त माइस बच जाता है तुम। और जब हमने फिर एसिस्टीन हीट किल लिया और आरस्टीन लाइव लिया, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस फिर मर जाता है। तो इनसे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो आरस्टीन बैक्टीरिया है उसमें कुछ है, आरस्टीन वाले बैक्टीरिया में कुछ है जो उसने ये देखा कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। जब हम हीट किल्ड करते हैं एसिस्टीन को तो वहाँ से निकल के वो आरस्टीन में चला जाता है और आरस्टीन को वाले बैक्टीरिया को एनेबल करता है कि वो पॉलीसेकेराइड कोट बनाए और वायरुलेंट हो जाए। फिर इसके बारे में बट उसे अभी तक उसको जेनेटिक मटेरियल मान लिया गया उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को, बट इसके बायोकेमिकल नेचर के बारे में अभी तक नहीं पता लगा था। आगे हम बढ़ते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। एवलिन 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी नाम के। उन्होंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन हो सकता है। उनके वर्क से पहले ये माना गया कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है। उन्होंने वर्क किया ये डिटरमाइन करने के लिए कि बायोकेमिकल नेचर क्या है उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने जो है आरस्टीन को वायरुलेंट बना दिया। उन्होंने प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स प्रोटीन, डीएनए, आरएनए को हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से टू सी विच कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स इनटू एस सेल्स। उसने क्या किया, जो एसिस्टीन वाला बैक्टीरिया था जिसको हीट किल्ड कर दिया गया था उसमें से आइसोलेट कर लिए 3 चीज़ों को, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को। और फिर उसने जो है क्या किया, तीनों को बाहर निकाला और इंजेक्ट करने लगे आर सेल्स में, और ये देखा कि कौन सा है जो आर सेल्स को वायरुलेंट बना रहा है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि डीएनए ही है एस बैक्टीरिया से वो आर बैक्टीरिया को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। They also discovered that protein digesting enzyme protease and RNA digesting enzyme RNase did not affect the transformation। अगर हम ये दोनों एंजाइम को यूज़ करते हैं जो आरएनए और डीएनए को, आरएनए और प्रोटीन को किल कर दे, तब भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट नहीं हो रहा। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों जो है ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है, बट अगर हम डीएनए एंजाइम को यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्ट हो रहा है। तो ये सजेस्ट किया गया कि डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और वही हेरिडेटरी मटेरियल है, बट सारे बायोलॉजिस्ट उससे कन्विंस नहीं हो पाए थे। जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इसका। अब प्रूफ देखो कैसे, एक प्रूफ हो रहा था डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शी एंड चेज। उन्होंने वर्क किया वायरस के ऊपर जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफेज के ऊपर। बैक्टीरियोफेज अटैच करते हैं अपने आप को बैक्टीरिया से और अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं। बैक्टीरियल सेल वायरल की जेनेटिक मटेरियल को अपना मान लेती है और मैन्युफैक्चर करती है मोर वायरल पार्टिकल्स को। हर्शी चेंज ने वर्क किया टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन एंटर करता है या डीएनए। उन्होंने कुछ वायरस को ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फोरस था और कुछ को ग्रो किया ऐसे मीडियम में जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो हो रहे थे उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था बट रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड नहीं था, बिकॉज डीएनए के अंदर फास्फोरस होता है बट प्रोटीन के अंदर नहीं होता। और ऐसे वायरस जो रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कर रहे थे उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन था बट रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, बिकॉज डीएनए के अंदर सल्फर नहीं होता। रेडियोएक्टिव फेज को फिर अलाउ किया कि वो इकोलाई बैक्टीरिया से अटैच कर ले अपने आप को। देन एज एन इन्फेक्शन प्रोसीड वायरल कोड वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय गेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। अब वो इकोलाई से फिर हमने जो है वायरल कोड को रिमूव कर लिया गया ब्लेंडर से। वायरल पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा बैक्टीरिया जिसको इन्फेक्ट किया ऐसे वायरस से जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव थे, इंडिकेट करता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल था जो पास्ड होता है वायरस से बैक्टीरिया पे। कुछ नहीं है, सिंपल है। ये दो हमने जो है वायरसेस लिए बैक्टीरियोफेज, एक में जो है क्या है रेडियो एक्टिव सल्फर है और एक को ग्रो किया रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, ठीक है। जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम पे ग्रो किया उसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव है, और जिसको हमने जो है रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है। अब इन्को इन्फेक्शन किया गया किससे,
इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इनका इन्फेक्शन किया गया दोनों का। तो ये देखा गया कि जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फ़र वाले मीडियम में जिसको ग्रो कर रहे हैं और जिसके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले में ग्रो कर रहे हैं, उनमें से जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वो फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो किया है, उसका जो डीएनए वो एंटर कर रहा है किसके अंदर, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ये देखो, इस वाले में कोई रेडियो एक्टिव नहीं है सेल्स के अंदर, इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही है सेल्स के अंदर। तो इसलिए माना गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर रहा है। अब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, डीएनए वर्सेस आरएनए। ये देखा गया, ये डिबेट ख़त्म हो गई अब तक हमारे कि प्रोटीन और डीएनए में कौन जेनेटिक मटेरियल है। इट बिकम एस्टेब्लिश फैक्ट दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट अब हमें ये क्लियर करना है कि कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। एग्जांपल टबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबीबैक्टीरियोफेज। तो इनके क्वेश्चन के आंसर हम आगे देखेंगे। आरएनए जो है वो डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर अडेप्टर का परफॉर्मेंस करता है। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अपनी रेप्लिका को जनरेट कर सके वो, केमिकल स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल हो, स्लो चेंज मतलब म्यूटेशन का स्कोप प्रोवाइड किए जिसकी ज़रूरत होती है इवोल्यूशन के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अगर हम बार बार एक्सपेरिमेंट करें तो बिकॉज ऑफ रूल ऑफ बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ द न्यूक्लिक एसिड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट मतलब डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों जो है वो क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, बट प्रोटीन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए। कोई भी लाइफ साइकिल की स्टेज, एज या फिर फिजियोलॉजी के चेंज होने की वजह से वो जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्टेबलिश वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल विच वाज वेरी एविडेंट ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट। ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट जब हीट किल्ड भी यूज़ किया गया तब भी वो चीज़ जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो इतनी स्टेबल थी। तो अब ये पता लग गया कि डीएनए जो है वो टू स्टैंड है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर उन्हें सेपरेट करें हीटिंग से तो वो सेपरेट हो जाते हैं। फर्दर 2H ग्रुप प्रेजेंट होता है एट एवरी न्यूक्लियोटाइड। आरएनए इज अ रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लाइबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। 2H ग्रुप जो होता है आरएनए में उसे आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। आरएनए इज ऑल्सो नोन एज द टू बी द कैटालिस्ट हेंस रिएक्टिव। डीएनए इज केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए जो है बेटर जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा जो थायमिन होता है डीएनए में वो जो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डीएनए आरएनए दोनों म्यूटेट करते हैं। आरएनए अनस्टेबल होता है, फास्टर रेट से म्यूटेट करे। ऐसे वायरस जिनमें आरएनए जीनोम होता है उनका शॉर्ट लाइफ स्टेन होता है और म्यूटेट करते हैं फास्ट और इवॉल्व करते हैं फास्ट। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए स्लो इवोल्यूशन चाहिए। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, hence can easily express the character. DNA, however, is dependent on RNA for the synthesis of protein. Protein synthesizing machinery has revolved around RNA. The above discussion indicate that both DNA और RNA function करते हैं एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, उसको प्रेफर करते हैं हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए हम आरएनए को प्रेफर करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं आरएनए वर्ड। आरएनए जो है पहला जेनेटिक मटेरियल था, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए और उससे डीएनए बना। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। कुछ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, वो जो है आरएनए से इवॉल्व होते हैं। आरएनए जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट दोनों की तरह ऐड करता है, बट आरएनए कैटलिस्ट होता है, रिएक्टिव भी होता है और हेंस अनस्टेबल। देयरफॉर डीएनए जो है वो आरएनए से बनता है विद केमिकल मॉडिफिकेशन जो इसको मोर स्टेबल बना देती है। DNA being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving a process to repair. Replication. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जब हम प्रपोज किया था, वाटसन क्रिक ने प्रपोज की थी कि स्कीम जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हेल्प करती है। सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है डीएनए रेप्लिकेशन का। ये स्कीम क्या बताती है कि टू स्टैंड जो है वो सेपरेट होता है, टैपलेन की तरह ऐड करते हैं फॉर द सिंथेसिस न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme is termed as semi-conservative replication. इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का। ये सबसे पहले
हमने एक्सपेरिमेंट किया था इसका ई कोलाई के ऊपर, मतलब साइंटिस्ट ने, वॉटसन क्रिक ने। उसके बाद हायर प्लांट और ह्यूमन सेल्स पे किया गया था। तो इसका एक्सपेरिमेंट किया मिसेल्सन ने, स्टॉल ने। उन्होंने क्या किया, कुछ इकोलाई बैक्टीरिया को 1958 में ग्रो किया NH4Cl मीडियम पे हैवी नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन का, N15 के ऊपर। ये जो हैवी DNA मॉलिक्यूल का, इसको हम डिस्टिंग्विश करते थे फ्रॉम द नॉर्मल DNA बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सीजियम क्लोराइड। देन उन्होंने ट्रांसफ़र की सेल्स को एक मीडियम में विद नॉर्मल NH4Cl, हैवी मीडियम में ग्रो कर दिया DNA को, फिर नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में उस सेल्स को ट्रांसफ़र किया गया। सैंपल्स को लिया डेफिनेट टाइम इंटरवल पे एज द सेल मल्टीप्लाई। एक्सट्रैक्ट किया DNA को, जो रिमेन होता है डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में। सैंपल्स को सेपरेट किया गया इंडिपेंडेंटली और CSS-CL ग्रेडियंट में टू मेजर द डेंसिटीज ऑफ DNA। उसने देखा कि जो DNA को हम कल्चर मीडियम से जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 20 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वल हर 20 मिनट में क्योंकि डिवाइड करता है। हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी आ रही है। जब हमने 20 मिनट के बाद देखा तो हाइब्रिड डेंसिटी आई, इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। फिर हमने 40 मिनट के बाद देखा तो इनमें 50% लाइट थे, 50% हाइब्रिड थे। हम आगे आते हैं। सिमिलर एक्सपेरिमेंट जिसमें रेडियोएक्टिव थायमिडीन को यूज़ किया गया टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA इन क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विशिया फैबिया बाय टेलर इन 1958। ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि DNA जो क्रोमोसोम में होता है वो भी सेमी कंजर्वेटिवली ही रेप्लिकेट करता है। अब मेसिनो एंजाइम्स को देखते हैं। लिविंग सेल्स सच एज इकोलाई, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो, उसमें एक सेट ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। मेन एंजाइम जो होती है DNA रेप्लिकेशन में, वो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होती है। सिंस इट यूजेज अ DNA टेम्पलेट टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये एंजाइम जो हाईली एफिशिएंट एंजाइम्स होती हैं, बिकॉज इनको जो है थोड़े से टाइम में ही कैटेलाइज करना होता है लार्ज नंबर न्यूक्लियोटाइड्स को। इकोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं, और जो ह्यूमन के डिप्लॉयड कंटेंट होता है उसमें 6.6 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। तो हमें जब रेप्लिकेशन कंप्लीट करनी होती है 18 मिनट लगते हैं। इसका मतलब एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है। इसके अलावा जो पॉलीमराइज होते हैं वो फास्ट होते हैं, बट कैटेलाइज भी करते हैं रिएक्शन को हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। कोई भी मिस्टेक होगी रेप्लिकेशन के टाइम पे तो उससे म्यूटेशन हो जाएगी। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन जो है वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है ड्यूल पर्पस प्रपोज करता है। इन एडिशन टू एक्टिंग सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करने के साथ साथ ये पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज बहुत सारी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है रेप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। फुल नॉन DNA मॉलिक्यूल्स इज द टू स्ट्रैंड ऑफ DNA कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। द रेप्लिकेशन जो है वो स्मॉल ओपनिंग में होती है DNA हेलिक्स की, उसे रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। जो ये एंजाइम होती है वो रेप्लिकेशन को खाली एक डायरेक्शन में करती है, जो कि होती है 5 to 3 डायरेक्शन, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क में। जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है उसका जो एक स्टैंड होता है जिसकी पोलैरिटी 3 to 5 होती है, उस पर रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होती है, जबकि दूसरा जो होता है जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 होती है उस पर डिसकंटिन्यूस होती है रेप्लिकेशन। डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन से जो फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होते हैं उनको बाद में ज्वाइन करते हैं DNA लाइगेज नाम की एंजाइम। DNA पॉलीमरेज जो है अपना आप रेप्लिकेशन शुरू नहीं करती। रेप्लिकेशन जो है वो रैंडमली कहीं से शुरू नहीं होती। एक रीजन होता है इकोलाई DNA में जहाँ से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ DNA इफ नीडेड टू बी प्रोपोगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा जो है हर डिटेल के बारे में हमें नहीं पता। यूकेरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो एस फेज में होती है, ये सबको पता होगा। रेप्लिकेशन ऑफ DNA सेल डिवीजन जो है हाईली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। अगर सेल डिवीजन नहीं होता DNA एप्लीकेशन के बाद तो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, क्रोमोसोम में एनॉर्मेलिटी आ जाती है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क है
5 to 3 जिसकी पोलैरिटी है उस पर कंटिन्यूस डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। 3 to 5 जिसकी पोलैरिटी है टेम्पलेट डिस्टेंस की उस पर डिसकॉन्टीन्यूस हो रही है। ये उकोजा के फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनको बाद में डीएनए लाइगेज नाम की एंजाइम जोड़ देती है और हमें हमेशा एक आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है डीएनए एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए। सो आज हमने ख़त्म किया रेप्लिकेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है उनको एक बार आप देख लेना, बाकी मैंने सही पढ़ाया है। बस एक ग्रिफ्ट वाला एक्सपेरिमेंट में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, वो आप अच्छे से देख लेना। अगर आपकी समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझा दूँगी, बस आप एक बार कमेंट में बता देना। थैंक यू वेरी मच।